Hello everyone. Good morning, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था क्या? थोड़ा हाँ सर। रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस की बात हमने स्टार्ट करी, उसी में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और बात करने वाले हैं किसकी? रिफ्रैक्शन फ्रॉम पैरेलल ग्लास स्लैब। So we have a glass slab like this, right? और इसके आसपास में कोई मीडियम है, सराउंडिंग्स है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NS और ये स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NG। एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस स्लैब पे इंसिडेंट होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमें दिया हुआ है I। क्या होगा? ये रे रिफ्रैक्ट होगी और स्लैब के अंदर जाएगी और जो एंगल बनाती है, मान लेते हैं वो एंगल है R। सर कल का पीडीएफ आपने नहीं भेजा ग्रुप अब पे। क्या होगा बेटे, जब ये वापस से सराउंडिंग मीडियम में जाएगी तो फिर से जो एंगल बन जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ वो जो एंगल है वो फिर से I बन जाएगा? हाँ सर। वो एंगल फिर से हो जाएगा I। दिस रे इज इंसिडेंट रे और ये जो बाहर रे निकली है इस रे को क्या नाम देते हैं बेटे? इमर्जेंट रे। ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों ही जगह पे एंगल आई बन रहे हैं तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रेज जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं बच्चों। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि जो फाइनल जो रे निकली है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही निकल गई, तो अगर हमसे कहा जाए कि टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब कितना हुआ तो वो हम कहेंगे कि 0।
इज इक्वल टू 0। हुआ क्या बेटे, जैसे ये ए पॉइंट है, इसको बी पॉइंट नाम दें, तो ये 0 कैसे हुआ है? डेविएशन एट ए अगर हम लिखें तो वो I माइनस आर हुआ है, और वो किस डायरेक्शन में हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और डेविएशन एट बी अगर देखोगे तो वो फिर से I माइनस आर हुआ है, लेकिन अब के किस डायरेक्शन में हुआ है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ बेटे? 0। बेटे मेरा आवाज तो सुनाई दे रहा है ना सब लोगों को? हाँ सर। लेकिन ध्यान दो, क्या हुआ कि अगर ये स्लैब नहीं होती तो इंसिडेंट रे कुछ ऐसे निकलती, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है कुछ इस तरह से निकलती। अभी रे ऐसे निकली है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा गैप आ गया है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है ना बेटे, ये वाला, इनके बीच का परपेंडिकुलर गैप, इसको हम क्या कहेंगे? बीसी। बीसी को कहेंगे lateral displacement. BC is called as lateral displacement या lateral shift। ये BC हमें कैलकुलेट करना है। Now to calculate this BC, हम A से भी परपेंडिकुलर गिरा दें, उस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस हमें दी हुई है कितनी? T। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उसको समझो। कंसिडर ट्राइंगल ABC। अच्छा, एक बात ध्यान दो बेटे, ये एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, दिस एंटायर एंगल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई। इसका मतलब ये जो छोटा एंगल बन रहा है ये कितना होगा? आई माइनस आर। नाउ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और मेरे को BC का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं साइन आई माइनस आर कंसिडर करता हूँ। साइन आई माइनस आर कितना हो जाएगा बेटे? BC divided by AB। That means
BC is equal to AB multiplied by sine of I minus R। अब ये AB की वैल्यू पता नहीं है, तो कैलकुलेट AB, we consider triangle ABD, consider triangle ABD। ABD में मुझे AD पता है, AB पता लगाना है, तो आई कंसिडर द वैल्यू ऑफ cos R। cos R हो जाएगा बेटे AD divided by AB, that is T divided by AB। इसका मतलब AB की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, T divided by cos R। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। Substitute AB from 2 in 1, तो दिस implies BC कितना आ जाएगा, T divided by cos R into sine of I minus, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैटरल शिफ्ट। ये लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है बेटे, जो कि हम लोग को याद रखना। must learn this formula, T sin I minus R upon cos R। देखो बेटे, ये नोट किया तुम लोगों ने? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या नाम देते हैं ये भी याद रहना चाहिए अपने को, है ना। दिस इज कॉल्ड एज lateral displacement और lateral shift। देखो बेटे कैसे, मान लो हमको कहा जाए कि एक ग्लास स्लैब है और उसकी जो थिकनेस है वो हमें दी हुई है कितना, 10 सेंटीमीटर, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दिया हुआ है √2।
और क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट जो कि ट्रेवल कर रही है कितने डिग्री एंगल पे बेटे, 45 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। इसके लिए हमें पता करना है, फाइंड द टोटल डेविएशन ड्यू टू द स्लैब and lateral displacement due to the, भाई कैसे करेंगे बच्चों? देखो पहले पार्ट का आंसर तो बड़ा ही स्पष्ट है कि टोटल डेविएशन इज 0। क्योंकि क्या होगा बेटे, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एयर से ग्लास में जाएगा, ग्लास से वापस एयर में जाएगा, तो टोटल मिलाकर के डेविएशन 0 हो रहा, राइट। अब रही बात शिफ्ट की, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। अब टी हमें दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आर की जरूरत पड़ेगी, आर इज दिस एंगल। तो हाउ टू कैलकुलेट आर? अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो क्या होगा, 1 into sin 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 into साइन आर। तो आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू √2 into साइन आर। यानी साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 1/2। मतलब आर कितना होगा, 30 डिग्री। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट टी की जगह लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री को 1/2 लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू साइन ऑफ 15 डिग्री, है ना। साइन 15 डिग्री का रफली वैल्यू हमको पता है, √3 - 1/2 √2 होता है ये।
तो क्या आ जाएगा बेटे, 5√2 इंटू √3 माइनस, इतना सेंटीमीटर का लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसका आ जाएगा। ठीक है, सर नीचे cos r रहता है ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट में, आपने sin r लिखा है। sin I माइनस, मैं गलत लिख दिया। दिस हैज टू बी cos 30 डिग्री। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है भाई? √3/2, तो डेनोमिनेटर में √3 और आए, राइट? दिस होल डिवाइडेड बाय ओके। अभी समझा सब लोग को? हाँ सर। हम्म। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमसे एक, इसी डायग्राम में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है क्या? मान लो ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट ये भी हो सकता है पूछे हमको, कैलकुलेट टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी। टाइम टेकन बाय रे, ये जो रे ऑफ लाइट है उसको ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? देखो, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हो जाएगी ए बी, और स्पीड को मैं क्या लिखूंगा बेटे, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √c/n वाले फॉर्मूले से, c/n। अब ये ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ए बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ cos r। cos r बराबर होगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए बी। इसका मतलब ए बी कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय cos r। व्हाट इज cos r? √3/2, तो 20/√3 ऐसा आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू रख देता हूँ 20/√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ और ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटे, 20√2 डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू 10⁻−10 सेकेंड। कितना टाइम इसको ए से बी जाने को लगेगा? सर आपने न्यूमरेटर में √2 लिखा है। बेटे, न्यूमरेटर में √2 आएगा ना। न्यूमरेटर में, हाँ न्यूमरेटर में √2 आएगा। 20√2/3। ये मैं दोबारा बताऊं क्या? देखो, अगले पेज पे इसको फिर से बता सकता हूँ मैं। मान लो क्या है ये, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई थी 45 डिग्री एंगल पे,
उसके बाद वो रिफ्रैक्ट हो गई 30 डिग्री एंगल पे, फिर वापस रिफ्रैक्ट हो गई 45 डिग्री के। ये ए है, ये बी। ये एंगल हमको पता है आर है, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये जो थिकनेस है ये हमको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। इसको कोई डी पॉइंट नाम है। तो टाइम मैंने कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया, c बाई एन, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई √2। और डिस्टेंस तो ए बी है, तो कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी। कॉस आर को मैं लिख सकता हूँ ए डी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए डी डिवाइडेड बाई कॉस आर। ए डी 10 सेंटीमीटर है और ये √3/2 है, तो ये आ जाता है 20/√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से टाइम की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। डिस्टेंस को रख दूंगा 20/√3 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया। और स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई, क्या आ जाएगा 20√2 डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। इतना टाइम रे को लगेगा ए से बी। समझ में आया बेटे? हाँ सर। अब देखो हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें किस तरह की इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। देखो बेटे ध्यान दो, हमने इस तरह का केस पढ़ा है, ऑब्जर्व किया होगा डे टू डे लाइफ में कि अगर किसी वेसल में पानी भरा हुआ, consider a vessel which is filled with और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है जो कि इस बेस को देखता। देयर इज सम ऑब्जर्वर हु लुक्स एट द बेस। तो ये बेस थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है ना, या अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई सिक्का रखा हुआ है, तो वो सिक्का थोड़ा अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देता, थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है,
तो जहां पे सिक्का दिखाई दे रहा है इस ऑब्जर्वर को, उसको क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ दिस कॉइन। और ऐसा क्यों होता है, उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, देखो कि इस सिक्के से निकलने वाली रेज होंगी, तो जो रे ऐसे जा रही होगी वो तो सीधा निकल जाएगी, है ना। नॉर्मली इंसिडेंट रे तो सीधी निकल जाएगी, और वो रे जो कि किसी एंगल पे गई है वो थोड़ा डेविएट हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल डेविएट हो जाएगी। अब इन दोनों रेस को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ध्यान दो, इस ऑब्जर्वर की आंख में तो रिफ्रैक्टेड रेज ही जाने वाली है, और रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कहीं और आ रहा है। इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, जो ऑब्जर्वर पानी के बाहर रखा हुआ है उसी को ऐसा दिखाई देगा। जो ऑब्जर्वर पानी के अंदर है बेटे, उस तक पहुंचने वाली रेज का कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो तो आंख में सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई एंटर करेगी। तो इसकी वजह से क्या है, ये जो ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर will find the object at O, that is at actual position। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर will finds the object at I, at raised position, थोड़ी उठी हुई पोजीशन पे इसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, एक्चुअल पोजीशन का और जहां पे दिखाई देगा उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है उसको सीखते हैं हम। और देखो क्या है बेटे, इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी भरा हुआ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली एक तो हम ये रे कंसिडर करें जो कि सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट, ये तो बिना डेविएट हुए निकल जाए। एक रे हम कंसिडर करें जो कि किसी एंगल पे इंसिडेंट, ठीक है, ये रे थोड़ा सा डेविएट हो, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट, और अगर ये जो डेविएटेड रे है इसको मैं आगे एक्सटेंड करूं तो यहाँ मुझे कोई पॉइंट मिलता है आई। ठीक है,
देखो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं बी, इधर अगर मैं एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता हूं बी पर, तो ये एंगल है आई, एंड इफ दिस एंगल इज आई, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी होगा कितना, आई। उसी तरह से ये एंगल बनेगा कितना, ये एंगल बनेगा आर। तो ये वाला पूरा एंगल भी बन जाएगा कितना, आर, और ये एंगल भी बन जाएगा कितना, आर, राइट। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है, उसको हम नाम देते हैं कितना, टी। और जहां पे वो हमें दिखाई दे रहा है उसकी जो डेप्थ है, ए आई बेसिकली जो डिस्टेंस है, उसको हम नाम दे रहे हैं कितना, टी डैश। नाउ कंसिडर ट्राइंगल ए ओ बी। ए ओ बी, इसमें tan आई की वैल्यू कंसिडर करें, तो tan आई किसके बराबर होगा बेटे, ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ, एंड ए ओ इज इक्वल टू डी। तो यहाँ से ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, डी tan आई। उसी तरह से कंसिडर ट्राइंगल ए आई, इस ट्राइंगल बेटे ए आई बी। इसमें अगर मैं tan आर की वैल्यू लिखूं तो वो हो जाएगी ए बी डिवाइडेड बाई ए आई, एंड ए आई इज इक्वल टू डी डैश। तो यहाँ से डी ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, डी डैश tan आर। अब देखो ए बी जो है वो डी tan आई के बराबर भी है, और ए बी जो है वो डी डैश tan आर के बराबर है, राइट। दोनों जगह से ए बी को इक्वेट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, डी tan आई इज इक्वल टू डी डैश tan आर। तो दैट मीन्स डी डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी, डी tan आई डिवाइडेड बाई tan, ठीक है। अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला की बात करें तब तो यही बन रहा है, लेकिन ध्यान दो, जनरली हम मान लो ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं, है ना, सीधा परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज व्यूड नॉर्मली। अगर ऑब्जेक्ट को आप ऐसे परपेंडिकुलरली देखोगे बच्चों, तो क्या होगा, आपकी आंख में जितनी भी रेज जाएंगी ना, वो कम एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली जाएंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। और अगर एंगल्स बहुत छोटे हैं तो tan आई को अप्रोक्सीमेटली sin आई लिख सकता हूं,
एंड tan r को अप्रोक्सीमेटली sin r लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो d डैश है वो d डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटे, t इंटू साइन i डिवाइडेड बाई साइन r। और ये जो साइन i बाई साइन r है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रेशो में आ जाएगा। तो उसको लिख लेता हूं एन आर डिवाइडेड बाई एन आई, या इसको इस फॉर्मूले को पॉपुलरली इस फॉर्म में याद रखा जा सकता है, डी डैश इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन आर। इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, अगले पेज पे देखो बेटे, डी डैश को मैंने लिखा है डी डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन। यहाँ पर इन सब का मतलब क्या है ये हमें ध्यान रखना है, एक एक करके समझते हैं। जैसे डी क्या है, डी इज डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, या कई जगह पर इसको एक्चुअल डेप्थ भी लिख देते हैं। डी डैश क्या है बेटे, डेप्थ ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां से, इसको एपरेंट डेप्थ भी लिख देते हैं। एन आई क्या है बेटे, एन आई इज refractive index of the medium in which incident rays travel। एन आर क्या है, refractive index of the medium in which refracted rays, है ना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमसे कहा जाए कि साहब एक कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है और यहाँ पर है एक फिश और आसमान में है एक बर्ड। ठीक है, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दिया हुआ है 4/3, और बर्ड की जो डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस वो है कितनी बेटे, वो हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, राइट। और फिश की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस वो हमें दी हुई है, मान लो कितना, 24 सेंटीमीटर। तो हमें पता लगाना है, फाइंड द डिस्टेंसेस at which
the bird and the fish see each other from, मतलब अगर बर्ड फिश को देखता है तो बर्ड को फिश खुद से कितना दूरी पर रखा है ऐसा लगेगा, या अगर फिश बर्ड को देखता है तो बर्ड फिश को फिश से कितना दूरी पर लगेगा, ये हमें पता लगाना। ठीक है, तो देखो एक एक करके इसका आंसर हम पता लगाएंगे। पहले अपन करते हैं क्या, बर्ड सीज द फिश, मतलब बर्ड हमारा क्या हो गया बेटे, ऑब्जर्वर, और फिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब रे जो है वो वाटर से ट्रेवल करके हवा में जा रही, फिश से ट्रेवल करके बर्ड के पास जा रही। तो हम फॉर्मूला जो हमें पता है ये वाला, वो फॉर्मूला लगाते हैं, डी डैश इक्वल टू डी। डी क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ। ध्यान दो ये सरफेस से ही नापा जाता है हमेशा, तो सरफेस के कितना नीचे है फिश, 24 सेंटीमीटर नीचे है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड मीडियम। अब जब फिश से रे चल करके बर्ड तक जा रही है तो इंसिडेंस का मीडियम है 4/3, रिफ्रैक्शन का मीडियम है 1, तो 24 डिवाइडेड बाई 4/3 मतलब ये कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर पर 18 सेंटीमीटर कहाँ से डिस्टेंस आई बेटे, 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस आई सरफेस से फिर से। ठीक है, तो बर्ड से क्या डिस्टेंस होगी, बर्ड से डिस्टेंस पता लगाना है तो इसमें 12 सेंटीमीटर और ऐड कर दो, तो डिस्टेंस फ्रॉम बर्ड हो जाएगा 18 + 12 दैट इज कितना, 30 सेंटीमीटर। अगला केस क्या है, फिश सीज द बर्ड। अभी मछली जो है वो देख रही, तो फिश क्या हो गया हमारा, ऑब्जर्वर, और बर्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बर्ड कितनी दूरी पे था बेटे, बर्ड 12 सेंटीमीटर की दूरी पे एक्चुअल में था, फिश यहाँ से 24 सेंटीमीटर। अब रेज ऐसे ट्रेवल करेंगे, एयर से चले के वाटर में। ठीक है, तो एन आई को क्या लेंगे, 1, और एन आर को क्या लेंगे, 4/, फॉर्मूला लगाएंगे, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एन आई डिवाइडेड बाई एन आर। तो डी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का डेप्थ फ्रॉम सरफेस। अब ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एन आई 1/4/3, तो ये हो जाएगा 12 × 4/3, मतलब कितना, 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 सेंटीमीटर क्या आया, सरफेस से डिस्टेंस आई। तो डिस्टेंस फ्रॉम फिश कितनी आ जाएगी बेटे,
24 centimeter plus 16 centimeter, that is 40. आई होप ये समझ में आया सब लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड बेटे, वेरी। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही विचित्र केस बनता है बहुत, जिसको कि हमें समझना है कैसे। कभी कभी हमें क्या है, ऐसा प्रॉब्लम तुमको अपने जो तुम्हें मॉड्यूल जो शीट मिला है उसमें भी देखने को मिलेगा। द क्वेश्चन गोज समथिंग लाइक दिस। वो हमको क्या बोलते हैं कि एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट किया, कुछ इस तरह। सर आप ये नेक्स्ट क्लास में करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का भी हाँ हाँ और बेटे, एक क्या क्लास बोल रहे हैं? सर हम लोग का भी और एक क्लास है, तो आप नेक्स्ट क्लास में करा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, है ना, जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखो क्या है, ऐसा इस तरह का बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और इस बीम ऑफ लाइट को हम आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये कितना डिस्टेंस पे जाकर के कट करता है, ये कट कट करता है लेट्स से हमें दिया हुआ है कुछ 6 सेंटीमीटर पे जाकर के कट करता है। इसको एक्सटेंड करने पर, है ना, हमें पता करना है एक्चुअली में ये कितनी डिस्टेंस पे जाकर के कट करेगा। अच्छा, अब एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में रे जो है वो डेविएट करेगी और थोड़ा नॉर्मल का तरफ आ जाएगी, और ये वाली रे भी जो है वो डेविएट करेगी और ये भी नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से ये रेस तो थोड़ा पीछे इंटरसेक्ट करेगा एक्चुअल। हम क्या कर सकते हैं, जो इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, रिफ्रैक्टेड रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज मान सकते हैं। ये पूरी डिस्टेंस डी डैश हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस को डी लिख दें, फॉर्मूला लगाएं डी डैश इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एन आई बाई एन आर। डी को हम रखते हैं 6 सेंटीमीटर, एन आई क्या हो जाएगा, इंसिडेंस का मीडियम। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट और इमेज तो दोनों ही पानी में लाई कर रहे हैं, तो एन आई बाई एन आर कैसे लिखेंगे, जिस मीडियम में रे इंसिडेंट हो रही है तो वो एयर है, जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्ट होकर के जा रही है वो क्या है, वाटर। तो 4/3 तो हो जाएगा 6 इंटू 4/3, मतलब 8 सेंटीमीटर पे जाकर के रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करे। ठीक है बेटे, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। सर ये नोट्स आप सेंड कर सकते हैं चैट बॉक्स हाँ में। हाँ, मैं अभी जस्ट, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं तुम्हें सर ये पिछली वाली स्लाइड दिखाइए एक बार प्लीज। कल के नोट्स मिल गए थे क्या तुमको? सर देखो मैंने चैट बॉक्स में नहीं आता। नहीं आता।
हाँ सर, वो पिछले लेक्चर्स का और आपके पिछले लेक्चर्स का जो भी था वो मतलब मेरे इसमें नहीं आया था सर। अच्छा, अच्छा वैसे मैंने तुम्हारे जो है वो मैथ्स सर को ही भेज दिया था, ठीक है, मैं आज अभी फिर से भेज दूंगा, तो तुम्हें ग्रुप पे भी आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो ओके। सर इससे पहले वाली स्लाइड एक बार दिखाइए ना प्लीज। क्या क्या बोल रहे हैं बेटे? हाँ, उसके पहले वाले का भी भेजता हूँ। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखाइए ना एक बार प्लीज। इससे पहले वाली स्लाइड दिखाऊं? एक जस्ट ये रहा। थैंक यू सर। ओके बेटे। ओके, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग।